जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभय यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फिजिक्स एक्यूमेन पे, जहां पे हम लोग स्थिर वैद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर 2 लेक्चर कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग पढ़ेंगे बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत और कूलाम के नियम के कुछ फिगर बेस्ड सवाल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कूलाम का नियम एवं उसका सदिश रूप। तो आज हम लोग जानेंगे बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, और हम लोग पढ़ेंगे उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। तो जैसे हम लोगों ने माना कि पहले 2 आवेश रखे हैं, एक आवेश है ये Q1 और दूसरा है Q2। ठीक, तो अगर Q2 पर नेट फोर्स पूछा जाए तो भैया 2 ही आवेश है, तो Q1 क्या Q2 पर बल लगाएगा। तो अगर Q2 वाले बल को हम लोग लिखे F21, यानी दूसरे पर बल पहले के कारण, यही किसके बराबर हो जाएगा, नेट फोर्स के बराबर हो जाएगा, एफ नेट के बराबर। ठीक, अब मान लिया कि अगर इसकी जगह यहाँ पे 3 आवेश रखे हों, एक ये Q1, दूसरा Q2 और तीसरा Q3, तो अब Q2 पर अगर नेट फोर्स पूछा जा रहा तो Q1 और Q3 भी Q2 पर क्या लगाएंगे, नेट फोर्स। तो अब नेट फोर्स किसके बराबर होगा, F21 वेक्टर, यानी दूसरे पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल, तथा F23 दूसरे पर तीसरे के कारण लगने वाला बल, ये बराबर होंगे किसके, एफ नेट के बराबर। यानी एफ नेट 2 बलों के सदिश योग की क्या होगा, बराबर। अब यहीं पे मान लो एन आवेश रखे हो, ठीक, कि एन आवेश रखे हैं और हमें क्या चाहिए, एफ नेट। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट बराबर हो जाएगा F1 वेक्टर, और हम अब सीधा नाम दे रहे हैं कि पहले आवेश पे जो लगने वाला बल है वो क्या है, F1, तो हो जाएगा F1 वेक्टर। दूसरे पर अगर लगने वाला बल है F2 वेक्टर और तीसरे पर F3, ऐसे चौथे पे क्या हो जाएगा, F4 F5 डॉट 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 कहां तक, Fn, क्योंकि n आवेश है तो बल भी कितने लगेंगे, n। सभी बलों का क्या हो जाएगा, सदिश योग। इसी को बोलते हैं, यही होता है बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, कि भी जितने भी आवेश होंगे उन पर लगने वाले सभी बलों का हम लोग क्या निकाल लेंगे, सदिश योग। इसी को बोलते हैं बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक, तो अब सदिश योग के बारे में आप फर्स्ट ईयर 11 से कुछ पढ़ के आए होंगे, या नहीं भी आए होंगे तो हम लोग आपको कुछ बेसिक बता देते हैं। जैसे हम लोगों ने लिया कि भैया ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक, और ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक, दोनों के बीच का कोण है थीटा। तो अब अगर इनके योग की बात करी जाए कि इन दोनों वेक्टरों का योग क्या आएगा, इन दोनों के सदिशों का योग, तो आपने 11th इसका फार्मूला पढ़ा होगा, r बराबर रूट, यहाँ पे होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक, ये फार्मूला होता है 2 सदिशों के योग का। अब ये 2 सदिश हो गए, इनके योग का फार्मूला हो जाएगा। ठीक, अब हमें पढ़ना क्या है कि जैसे हम लोगों ने माना कि 2 बल है हमारे पास, एक बिंदु पे 2 बल लग रहे हैं, एक बल लग रहा है ये F और दूसरे बल को भी हम लोगों ने मान लो नाम दे दिया F, और इन दोनों के बीच का जो कोण है वो है 60 अंश। ठीक, तो अब इन दोनों बलों के अगर पूछा जाए इन दोनों बलों का नेट फोर्स कितना होगा, तो इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा वो इनके मिल के इनके बीच में आना चाहेगा। ठीक, दोनों के बीच में आएगा, उसका जो फार्मूला होगा जोड़ने का वो होगा r बराबर रूट मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो अगर हम लोग निकालें और इसके जो नेट फोर्स है r की जगह उसको हम लोग लिख दे एफ नेट। ठीक, तो एफ नेट का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा रूट ए की जगह क्या हो जाएगा हमारा, ए वेक्टर की जगह एफ और बी की जगह भी क्या हो जाएगा एफ, क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर की जगह एफ स्क्वायर और F2 की जगह क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2, इसकी जगह भी एफ हो जाएगा और इसकी जगह भी क्या हो जाएगा एफ, और आ जाएगा कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 अंश। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा F2 स्क्वायर और एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर, और यहाँ 2f इंटू एफ कितना हो जाएगा एफ स्क्वायर, और जो cos 60 की वैल्यू जाएगी वो क्या हो जाएगी 1/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे अंदर बचेगा रूट 2f स्क्वायर और प्लस का यहाँ पे हो जाएगा एफ स्क्वायर, तो रूट 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, रूट 3f स्क्वायर। तो यहाँ से अगर एफ नेट की वैल्यू आएगी तो क्या आ जाएगी, अंदर रूट 3 रहेगा, एफ क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 3f। तो ये आ जाएगा दोनों सदिशों का योग। योग कितना, मतलब इन दोनों पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा, दोनों का हो जाएगा रूट 3f। ठीक, ऐसे हम लोग 2 वेक्टरों को सॉल्व करेंगे।
एक चीज और जान लेते हैं डायरेक्ट रिजल्ट दो चीजों के बारे में कि भैया अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में है, जैसे ये कोई ए वेक्टर है, ठीक, और इसी लाइन पे दूसरा वेक्टर है कोई बी, ठीक, तो जब दो सदिश एक ही दिशा में होंगे तब इनके बीच जो कोण होगा थीटा वो क्या होगा, जीरो, ठीक। अब इनके लिए अगर फार्मूला निकालें, इनका रिजल्टेंट निकालें आर बराबर, तो फार्मूला क्या होता है, मॉड ए स्क्वायर, तो हम लोग सीधा इसको ए स्क्वायर लिखेंगे, पता तो है कि मॉड होता है, मॉड ए स्क्वायर की जगह हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर और मॉड बी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा की जगह थीटा की वैल्यू क्या है, जीरो। अब आपको पता होगा कि कॉस जीरो की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आ क्या जाएगा आर बराबर ए प्लस बी, यानी दोनों सदिशों के परिणामों को हम लोग क्या करेंगे, सीधा जोड़ देंगे, ठीक, कि अगर दो सदिश एक ही दिशा में है तो उनको हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब एक और देख लेते हैं कि जैसे दोनों सदिश विपरीत दिशा में हो, जैसे ए वेक्टर इस दिशा में है और बी क्या है, इसी लाइन पे इससे क्या है, विपरीत दिशा में, तो अब इन दोनों के बीच अगर कोण देखें तो कोण कितना हो जाएगा, थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 180, ठीक। अब अगर परिणामी का फार्मूला लगाए आर बराबर, तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 180, कॉस 180 का जो मान होता है वो कितना होता है, -1, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे प्लस 2ab और यहाँ पे कॉस 180 की जगह क्या हो जाएगा, -1, तो प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 2, और यहाँ पे -1 का जो मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा, माइनस का 2 और इंटू लिखा है ए बी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर का, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे बी माइनस ए भी लिख सकते हैं, तो अभी हम लोग लेंगे ए और बी का अंतर, तो यहाँ एम रूट से और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आर बराबर आ जाएगा ए माइनस का बी। अब हमें यहाँ पता नहीं कि ए है, ए प्लस बी लिख सकते हो उसको, और चाहो तो क्या लिख सकते हो, अरे ए माइनस बी भी लिख सकते हो और बी माइनस ए भी लिख सकते हो, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे ए माइनस बी का अंतर, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो प्लस और माइनस आता है सदिशों में वो क्या बताता है, दिशा बताता है, ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे दोनों के बीच का अंतर, कि भैया अगर दो सदिश विपरीत दिशा में है तो हम उनका क्या कर देंगे, अंतर निकाल लेंगे, रिजल्टेंट परिणामी निकालने के लिए उनका क्या निकाल लेंगे, अंतर कर देंगे, ठीक। अगर दो सदिश क्या है, एक ही दिशा में है और उनका परिणामी चाहिए तो हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक, इतना पता है। और बाकी अगर इन दोनों के अलावा कोई एंगल होगा, जैसे 90 के लिए रिजल्ट बनता है, चाहे तो हम लोग वो भी देख सकते हैं कि 90 होगा, तो देख लेते हैं 90 के लिए एक एंगल, और अगर दो सदिशों के बीच का कोण 90 है, जैसे ये एक ए वेक्टर हो गया और ये दूसरा बी वेक्टर हो गया, ठीक, इनके बीच का अगर एंगल 90 है, तब अगर इनका रिजल्टेंट निकालें तब आर बराबर क्या हो जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, अब थीटा की जगह कितना हो जाएगा, कॉस 90, अब पता है आपको कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो ये पूरे टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, बचेगा क्या, आर बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक, तब हम लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यानी ये अगर तीन केस होंगे तब तो हम लोग ये तीन केस याद रखेंगे कि अगर दो वेक्टर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तब उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जब दो वेक्टर एक ही दिशा में है तब उनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस का बी, तब उनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस बी। अगर दोनों वेक्टर विपरीत हैं तब क्या हो जाएगा, ए और बी का क्या हो जाएगा, अंतर। अगर दोनों 90 अंश के कोण पर है तो आर का जो रिजल्ट मतलब रिजल्टेंट परिणामी हो जाएगा दोनों का, हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक। इसके अलावा अगर और भी कोई एंगल आएगा तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे, यही जो हम लोग पढ़ के आए हैं, आर बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक। अब आइए हम लोग इस पे कूलाम के नियम के बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं।
ये क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा हो। तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या है, भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी डी में से प्रत्येक पर आवेश क्यू रखा गया है और बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाले बल का क्या है, हमें मान ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। तो जैसे हम लोगों ने एक ये स्क्वायर ले लिया, अब नाम दे देते हैं इसको, एक वर्ग है ए बी सी डी और सब पे आवेश क्या रखे हैं, स्मॉल क्यू। मतलब सब पे आवेश क्या है, इसके सभी मतलब इसके चारों कोनों पर आवेश रखे हैं और सबकी वैल्यू क्या है, स्मॉल क्यू। अब आपसे पूछा गया है कि बिंदु डी पर हमें क्या चाहिए, नेट फोर्स। तो अब सबसे पहले देखेंगे कि जो बिंदु डी पर नेट फोर्स लगाएगा कौन कौन लगाएगा। एक आवेश बिंदु ए पर रखा आवेश, एक बिंदु बी पर और एक बिंदु सी पर। ठीक, तो ए पर जैसे जो बल लगा रहा है तो ए के कारण लगने वाले बल की दिशा क्या होगी, आपने पढ़ा होगा कूलाम के नियम में कि दोनों आवेशों को जो बल होता है कूलाम का नियम, वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अक्ष के अनुदिश लगता है। तो अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये ए बी है, ए डी है। ठीक, तो इसी के अक्ष के अनुदिश लगेगा, यानी दोनों आवेश क्या है, प्लस और प्लस के। तो ये वाला इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा बाहर की दिशा में। और इसको जैसे हमने नाम दे दिया, चाहे तो एफ ए डी ले सकते हैं या सीधा हमने नाम दे दिया इसको एफ ए। ठीक, ए के कारण बल लग रहा है डी पर, तो इसको नाम दे दिया एफ ए वेक्टर। ठीक, एफ ए इसको नाम दे दिया केवल। अब जो सी के कारण बल लगेगा ये भी प्लस प्लस है और प्रतिकर्षित करेंगे कहाँ, इसी लाइन पे। तो इसको हम लोग जैसे पहले इसको डी को हटा देते हैं, यहां से डी को थोड़ा सा ऊपर लिख लेंगे। तो इसके कारण लगने वाला बल क्या हो जाएगा, ये एफ सी, और इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे बिंदु ये है डी, क्योंकि भैया ये भी क्या रहेगा, इसी लाइन पे बाहर की तरफ क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अब जो बिंदु बी और डी के बीच लगेगा, तो सबसे पहले बिंदु बी को हम लोग लाइन डी से क्या कर लेते हैं, बिंदु बी को डी से मिला लेते हैं। अब जो बी के कारण डी पर बल लगेगा, ये भी क्या करेगा, दोनों प्लस 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 के आवेश है, ये भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे और इसी की लाइन पर। और इसको हम लोग नाम दे देंगे किसके कारण, बी के कारण, तो इसको बोलेंगे एफ बी। अब हम लोगों ने तीनों की दिशा निकाल ली, तो जो भैया डी पर नेट फोर्स होगा वो किनके कारण होगा, एफ ए, एफ सी और एफ बी। तो हमें अगर नेट फोर्स चाहिए तो हम लोग क्या कर दें, एफ ए, एफ बी और एफ सी का सदिश योग, यानी तीनों का सदिश योग कर दें। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग वैल्यू लिखें एफ ए, एफ बी और एफ सी। तो हमने यहाँ पर मान लो एफ ए की वैल्यू लिखी, तो जैसे कूलाम के नियम से बल का फार्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे का R स्क्वायर। तो यहाँ पे F की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ए है किसके, ए बल किसके कारण है, D और A के कारण, D और A पे रखे बिंदु आवेशों के कारण। तो Q1 की जगह क्या हो जाएगा Q और Q2 की जगह भी क्या हो जाएगा Q, और इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बोला गया है सवाल में वर्ग की भुजा कितनी है A, तो वर्ग में भुजा क्या है A, और आपको पता है वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो सभी भुजाओं का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा A। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, Q इंटू Q अपॉन का A स्क्वायर। तो यहाँ पे एफ ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q स्क्वायर अपॉन का A स्क्वायर। इसके बाद हम लोग मान लिखते हैं जैसे एफ सी का, तो एफ सी जो बल है वो किसके किसके कारण है, एफ सी जो बल है वो है D और C के बीच। ठीक, तो दोनों आवेश क्या है, Q इंटू Q, और इनके बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी A। सभी भुजाओं के बीच की दूरी क्या है A, क्योंकि वर्ग है, वर्ग में सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसकी जो भी वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन का A स्क्वायर। अब बात करें अगर एफ बी की वैल्यू लेंगे, एफ बी का मान, तो एफ बी का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एफ बी पे जो भी आवेश है, एफ बी जो बल है वो किसके कारण है, डी और बी के बीच, डी के कारण और एफ डी के बीच। तो दोनों पे जो बिंदु आवेश है वो क्यू है। ठीक, तो Q इंटू Q1 की जगह भी Q हो जाएगा, Q2 की जगह भी क्या हो जाएगा Q, और इन दोनों के बीच की दूरी कौन सी ली जाएगी, दूरी ली जाएगी B और D। तो ये क्या है, वर्ग का विकर्ण है, और आपको पता होगा कि जो वर्ग का विकर्ण होता है वो क्या होता है, A√2। ठीक, तो इसकी जगह हम लोग यहाँ पे दूरी क्या रख देंगे, A√2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएंगे तीनों के मान। तो यहाँ पे देखिए एफ ए और एफ सी के जो मान है वो क्या है, बराबर,
कि भैया ये जो दो सदिश हैं इनके मान क्या है, बराबर। तो अब देखो इन तीनों का हमें क्या निकालना है, नेट। तो हम लोग क्या करें कि आपको पता होगा कि ये कोण क्या है, वर्ग के सभी कोण 90 अंश होते हैं। तो अगर ये 90 है तो ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा, 90। ठीक, अब ये कोण हो जाएगा 90। तो अब देखिए FC और FA के बीच कोण हमें क्या मिल गया, 90। तो हम चाहें तो FA और FC के बीच का परिणामी निकाल सकते हैं। और आपको पता है कि ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो उनके ठीक बीचों बीच आएगा। ठीक, तो वो अगर इन दोनों का परिणामी हम सॉल्व करेंगे तो वो FB के वेक्टर की लाइन पे आएगा। तो अब अगर इनको हम लोग सॉल्व कर लें, और यहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि भैया ये दो बराबर हैं, तो दो बराबर वेक्टर को जो सॉल्व करेंगे तब इनका जो रिजल्टेंट आता है वो बिल्कुल इनके मिड पे आएगा। ये अगर 90 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिल्कुल 45 एंगल, इधर 45 इधर 45 बीच में आएगा बिल्कुल। ठीक, ठीक मिड में। तो अब इनको सॉल्व करते हैं हम लोग, FC और FA का परिणामी निकालते हैं। तो जैसे माना कि जो FC और FA का परिणामी है, तो इसका परिणामी मान लिया कि जैसे हम लोग क्या है, FC और FA का परिणामी है F। तो फार्मूला क्या हो जाएगा F का, FC स्क्वायर प्लस FA स्क्वायर प्लस 2 FC इंटू FA और क्या हो जाएगा cos, और cos थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे कितनी है, 90। cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0 और ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो यहाँ बचेगा FC स्क्वायर प्लस FA स्क्वायर। अगर इनकी वैल्यू रखें तो देखिए ये दोनों सेम है, तो अभी इतनी बड़ी वैल्यू ना रखे, हम लोग दोनों को मान लेते हैं x के बराबर, इसको भी मान लेते हैं x के बराबर और इसको भी मान लेते हैं x के बराबर। तो FC की जगह रख देंगे x का, तो x का हो जाएगा स्क्वायर, और FA की जगह भी x रख देंगे तो x का हो जाएगा स्क्वायर। ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर। तो जो f की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, √2 अंदर रहेगा, 2 तो बाहर आ नहीं पाएगा, x क्या आ जाएगा बाहर। ठीक, तो x आ जाएगा बाहर। तो अब चाहो तो x की वैल्यू रख दो, तो जो x की वैल्यू है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन का a स्क्वायर। ठीक, ये आ गई f, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट, और जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ठीक बीच में। ठीक, तो अब f और fb हो जाएंगे एक ही लाइन पे। तो जब f और fb हो जाएंगे एक ही लाइन पे तो इनका जो नेट फोर्स आएगा d पे, नेट फोर्स वो किसके बराबर हो जाएगा, f प्लस FB के बराबर। क्योंकि इसके पहले हम लोग आपको बता के आए हैं कि भैया जब दो सदिश एक ही लाइन पे होते हैं, इसमें कि भैया जब दो सदिश क्या होंगे, एक ही लाइन पे होंगे, जब दो सदिश एक ही लाइन पे होंगे तब उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, a प्लस b, यानी दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो भैया जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा f और fb। अब f की वैल्यू अब अभी आप निकाल के आए, जो f की वैल्यू निकाली है वो क्या है, √2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन का a स्क्वायर, प्लस जो fb की वैल्यू है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू क्या हो जाएगा, q स्क्वायर, और a प्लस √2 का जो स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, a इंटू a स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और a का क्या हो जाएगा स्क्वायर, a स्क्वायर। अब इन दोनों से देखिए तो क्या कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन इसमें भी है और q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ये इसमें भी है। तो अब इससे कॉमन क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन का a स्क्वायर। तो अंदर इसमें बचेगा क्या, इधर बचेगा √2 और इधर बचेगा 1/2। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक, एक तरीका ये हो गया, या इसी को आप कर सकते हैं कि भैया जो हमें जो एफ नेट होगा तो एफ नेट बराबर किसके होता है, एफ नेट बलों के आधारों से किसके बराबर होता है, एफ ए वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर और प्लस का एफ सी वेक्टर। ठीक, तो इसमें जो एफ ए और एफ सी वेक्टर था उसकी वैल्यू आपने निकाल ली थी, और प्लस का क्या हो जाएगा, एफ बी की वैल्यू आपको पता है। अब इन दोनों को क्या कर सकते थे, ऐड कर सकते थे। ठीक, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने क्या कर दिया कि भैया सीधे इसको निकाल लिया। ये आपको आगे वाले एक क्वेश्चन में एक तरीका और बताएंगे। ठीक, तब तक इसको एक बार और समझ लेते हैं कि हम लोगों ने देखो ऐसे सवालों में क्या होगा कि आपको सबसे पहले दिशा बनानी पड़ेगी। सबसे पहले इसमें फिगर बनाएंगे, फिगर के बाद दिशा बना लेंगे सभी बलों की, फिर क्या करेंगे, फिर लगेगा 11th वाला टॉपिक। अगर आप वेक्टर चैप्टर अच्छे से पढ़ के आए हैं तो आप इन सवालों को आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इसमें भाई बल की दिशा बनाएंगे, दो प्लस प्लस आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और कहाँ करेंगे, उसी लाइन पे। तो ये देखो एफ सी की डायरेक्शन बन गई,
ये दोनों प्रतिकर्षित करेंगे एफ ए की, और ये दोनों प्रतिकर्षित करेंगे इसी लाइन पे, तो ये हो गया एफ बी। हमने क्या किया कि ये इनके और इनके बीच का एंगल पता था, तो इन दोनों को क्या कर लिया पहले सॉल्व, ठीक, इनके बीच का एंगल। तो जब इनका जो परिणामी आएगा वो आएगा बीच में इसी लाइन पे, और एफ बी का मान हमें पता है। अब अगर दो वेक्टर एक ही में आ जाएंगे भैया, ये इधर ही, ये हो गया एफ बी और इसी में आ गया एफ, जो इन दोनों का परिणामी होगा, तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ नेट। एफ नेट बराबर हो जाएगा एफ प्लस का एफ बी के। वही हम लोगों ने क्या किया, एफ निकाल दिया यहाँ से, और एफ बी हम लोगों को पता था, दोनों को क्या कर दिया डायरेक्टली जोड़ दिया, ठीक। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि चार बिंदु आवेश है क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी, और 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग एबीसीडी के शीर्षों पर स्थित है। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है और उस पर लगने वाला बल हमें बताना है। तो हमने बताया कि ऐसे सवालों में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर बनाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक। अब इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया ए बी सी डी। अब सब पे आवेश रखें। ए पे जो आवेश रखा है वो है क्यू ए, कितना 2 माइक्रोकूलाम का बिंदु ए पे। बी पे जो आवेश रखा है वो है माइनस का 5 माइक्रोकूलाम का, और जो सी पे है वो है 2 प्लस का 2 माइक्रोकूलाम का, और जो डी पे है वो है माइनस का 5 माइक्रोकूलाम का आवेश। और इसके जो केंद्र पे रखा है, तो केंद्र पे जो आवेश रखा है वो कैसा आवेश है, ठीक। तो केंद्र पे जो आवेश है, केंद्र को हम लोगों ने क्या माना है, केंद्र को माना है, केंद्र को हम लोग मान लेते हैं O, ठीक। वर्ग केंद्र है O, और इस पे जो आवेश रखा है वो है 1 माइक्रोकूलाम का आवेश। तो केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम पे आवेश पे हमें क्या बताना है, बल, ठीक। तो बल, ऐसे सवालों को लगाने में सबसे पहले क्या बल की डायरेक्शन बनानी पड़ेगी, तो बनाइए भैया। तो अब इसमें क्या है, O पर रखा है ए बी सी डी, चारों आवेश केंद्र पर क्या लगाए, केंद्र पर रखे आवेश पर बल लगाएंगे। ये मान लो आवेश है ए, तो ये आवेश है प्लस का और ये भी है प्लस का, तो ये प्लस और प्लस आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और कहाँ करेंगे, इसी लाइन पे। ये दो बिंदु आवेश है ए और ओ, तो इसी लाइन पे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और इसको नाम दे दिया हमने एफ ए, ठीक, क्योंकि ए की वजह से लग रहा है। अब देखिए बी की वजह से, बी भी ओ पर बल लगाएगा, लेकिन देखिए ओ है प्लस का और बी है माइनस का, तो जो बी होगा ये इसको क्या करेगा, अपनी दिशा में आकर्षित करेगा। बिंदु बी ओ को क्या करेगा, अपनी दिशा में आकर्षित करेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या करते हैं, आकर्षित। तो ये हो जाएगा एफ बी, बी की वजह से। अब देखिए सी, तो सी प्लस है, प्लस का है, और ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस क्या करते हैं, इसी लाइन पे ओ सी लाइन पे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित का मतलब इधर बल लगाएंगे, और ये सी की वजह से लग रहा है तो उसको नाम दे देंगे एफ सी। अब देखिए डी की वजह से, तो डी है माइनस का और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित। तो ये वाला आवेश इसको क्या करेगा, अपनी दिशा में आकर्षित करेगा, ठीक। और इसको हम लोगों ने नाम दे दिया एफ डी। तो ये डायरेक्शन बन गई, ये हो गया मान लो एफ सी, ठीक, और ये हो गया एफ बी, और ये हो गया एफ ए। अब चाहे तो सबसे पहले हम इन सबके क्या मान निकाल लें, ठीक। तो अब आपको वर्ग की जो भुजा है तो वो दी गई है 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता है वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर, तो सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। अब हमें जो चाहिए ये बिंदु O है, ठीक। तो जो वर्ग का विकर्ण निकलेगा यहाँ पे, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा रूट 2, a रूट 2 जो पिछले निकला था, ठीक। तो भुजा कितनी, 10, तो जो वर्ग का विकर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, भुजा रूट 2। और हमें भी क्या चाहिए, इससे भी आधी दूरी है ओ ए की, क्योंकि जो बल लग रहा है वो किसकी वजह, ओ ए पे लग रहा है बल, ओ बी के बीच लग रहा, ओ डी के बीच लग रहा, और ओ सी। तो हमें डिस्टेंस चाहिए ओ सी। ये जो डिस्टेंस आ गई ये मान लें कि पूरा विकर्ण आ गया, जैसे ए सी, विकर्ण कितना आ गया
10√2 और क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो क्या चाहिए, ओ ए, और ये देखिए ओ ए, ओ बी और ओ डी, ओ सी सारी डिस्टेंस क्या होंगी बराबर, ठीक। और ये क्या हो जाएंगे, इसका हाफ कर देगा। 10√2 को अगर हम क्या कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, आधी कर दें, आधी भुजा, तो ये कितनी हो जाएगी 5√2। ये वैल्यू हो जाएगी सबकी 5√2 सेंटीमीटर, और ये सबके बराबर होगी, ओ ए, ओ बी और ओ सी और ओ डी के बराबर। अब अगर मान लिखिए एफ ए का, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं इसे एफ ए का। तो एफ ए किनके बीच बल है, एफ ए बल है ओ और ए के बीच। तो लिखो भैया, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/4πε0। क्यू की जगह क्या हो जाएगा, Q1 की जगह 2 माइक्रोकूलाम, ठीक। माइक्रोकूलाम में रह सकते हैं, अगर माइक्रोकूलाम को आप कूलाम में बदलेंगे तो इसकी वैल्यू होती है कितनी, 10⁻⁻⁶। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं चेंज करके, 2 गुणा हो जाएगा 10⁻⁻⁶, और इस पे हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम यानी 1 गुणा 10⁻⁻⁶, और इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 5√2। अगर सेंटीमीटर को आप मीटर में बनाते हो तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻2, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई एफ ए की। अब अगर मान लिखेगा इसका एफ बी का, तो एफ बी जो बल है वो किनके बीच है, ओ और बी के बीच। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0। 5 माइक्रोकूलम को लिखेंगे 5 गुणा 10⁻⁻⁶। और जो सदिश राशियां होती है वहां पे हम लोग प्लस माइनस नहीं रखते। जैसे कोई भी सदिश राशि का फार्मूला होगा तो वहां पे जो प्लस माइनस होता है सदिश राशियों में, वो क्या बताता है, दिशा बताता है। जैसे यहाँ पे लिखा -5, तो यहाँ पे -5 क्या दिशा बता रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सीधा लिखेंगे +5। कोई अदिश राशि का अगर फार्मूला होगा तो वहां पे हम लोग प्लस माइनस रखते हैं विद साइन, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम, और ओ ए के बीच है तो 1 माइक्रोकूलम की जगह रख देंगे 10⁻⁻⁶, यानी 1 गुणा 10⁻⁻⁶। डिस्टेंस सब सेम है 5√2, और अगर सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 10⁻⁻2 का क्या करते हैं गुणा, और ये वैल्यू आ जाएगी इसकी एफ बी की, इन दोनों के बीच, ठीक। अब अगर लिखें एफ सी, तो एफ सी क्या है 2 और 1 के बीच, तो 2 और 1 के बीच यानी वैल्यू क्या रहेगी सेम, यानी एफ ए बराबर होगा किसके, एफ सी के, क्योंकि भैया आवेश बराबर है 2 और 1 ए और ओ के बीच, और ओ और सी के बीच फिर क्या हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम का आवेश और 2 माइक्रोकूलम का आवेश, और डिस्टेंस ओ सी क्या है सेम, तो बल क्या मिलेगा सेम। वही काम इधर हो जाएगा, ओ बी और ओ डी रेखा पे लगने वाले बल क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि भैया आवेश यहाँ पे भी कितना -5 और यहाँ भी -5, और लग किस पे रहा 1 माइक्रोकूलम पे, दोनों आवेश हो जाएंगे सेम, -5 और +1, और यहाँ पे भी -5 +1, और डिस्टेंस क्या है दोनों सेम है, ओ बी और यहाँ पे ओ डी, तो ये दोनों बल क्या हो जाएंगे सेम। एफ डी का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, ठीक। एफ ए बराबर हो जाएगा एफ सी और एफ बी बराबर हो जाएगा एफ डी, ठीक। तो एफ ए बराबर है किसके, एफ सी के। अब देखिए ये दोनों बल बराबर हैं, अगर यहाँ पे बनाए पॉइंट ओ, ठीक, तो ये बल लग रहा है एफ ए और ये बल लग रहा है एफ सी। अब देखिए एफ ए और एफ सी परिमाण में क्या है बराबर, और दिशा में क्या है विपरीत। तो भैया इसके लिए हमने क्या फार्मूला बताया था अभी, कि भैया जब दो वेक्टर विपरीत हो और उनका नेट चाहिए होता है तो उन दोनों का नेट क्या हो जाता है, उन दोनों का अंतर है, यानी उन दोनों घटा देंगे। और यहाँ पे जब दोनों चीजें बराबर हैं तो दो बराबर चीजों का अंतर क्या होता है 0। तो यहाँ एफ सी और एफ ए एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल। वैसे सेम एफ डी और एफ बी भी क्या है परिमाण में बराबर, तो ये भी एक दूसरे क्या कर देंगे कैंसिल आउट। एफ डी एफ बी को शून्य काट देगा, ठीक, निरस्त कर देगा बल, और एफ सी एफ ए को निरस्त कर देगा। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। एफ नेट की जो वैल्यू आ जाएगी कि केंद्र ओ पर रखे आवेश 1 माइक्रोकूलम पे जो नेट फोर्स आएगा वो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि भैया एफ सी और ए के बीच जो नेट फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0। भैया दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल, और एफ बी एफ डी फोर्स क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल। तो एफ नेट की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0। अब आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपने आई होप आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। तो देखिए पढ़िए सवाल को। सवाल क्या दिया गया है कि चित्र के अनुसार
बिंदु आवेश एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित है। आवेश Q पर लगने वाले बल का परिणामी बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस डायग्राम को हम लोग एक बार नीचे बना लेते हैं। ठीक, तो इसके एक शीर्ष पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, एक ये कोई समबाहु त्रिभुज है, एक पे -4q और एक पे प्लस का 2q। अब हमें बताना है प्लस क्यू आवेश पे, हम नाम दे देते हैं, इसे समबाहु त्रिभुज का नाम हो गया ABC। तो सबसे पहले नेट बल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले दिशा बनाएंगे। कहाँ, ए पे चाहिए नेट फोर्स, तो ए पर नेट फोर्स होगा किनकी वजह से, बी पे रखे आवेश और सी पे रखे आवेश के कारण। तो भैया जब सी पे रखे आवेश के कारण ए पर नेट फोर्स देखेंगे तो ये प्लस और प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, और कहाँ करेंगे, उसी लाइन पे। ठीक, इस ए को यहाँ से हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं, फिर हटा देते हैं। ये क्या है, प्लस क्यू आवेश है, तो ये वाला ना इसको लिख देते ए। ठीक, तो ये जो सी आवेश है ये ए को क्या करेगा, दोनों प्लस प्लस के प्लस आवेश प्रतिकर्षित करते हो कहाँ पे, लाइन पे, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा इसी की लाइन पे, और नाम दे दिया मान लो सी के कारण लग रहा तो एफ सी। ठीक, जो बी आवेश है ये माइनस का है, और ए पे जो रखा आवेश है प्लस क्यू, ये प्लस का है। माइनस प्लस एक दूसरे क्या करेंगे, क्या करते हैं, आकर्षित, तो ये इसको क्या करेंगे, आकर्षित करेगा कहाँ, अपनी मतलब लाइन पे, इसी लाइन पे। ठीक, तो ये हो गया दोनों, अब इसको नाम देते हैं एफ डी। तो ये दोनों बल हो गए। अब हमें इन दोनों बलों के बीच क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए। तो अब अगर आपको इन दोनों बलों के बीच का क्या पता हो, एंगल पता हो, तो आप इन दोनों को आसानी से निकाल लेंगे। तो आप अगर एंगल देखें तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण क्या होंगे, 60-60 अंश के। ठीक, अगर ये 60 है और ये एक पूरी सरल रेखा है, तो ये वाला जो कोण बचा ये कितने का हो जाएगा, 120 अंश का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, तो अब अगर हमें एफ बी और एफ सी की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग परिणामी का फार्मूला लगा देंगे। आर बराबर फार्मूला क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, जहाँ पे ab क्या होता है, दो सदिश, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एफ सी और एफ बी क्या हो जाएंगे, एक सदिश हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू लिखते हैं, वैल्यू लिखते हैं जैसे हम लोग एफ सी की, तो एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कूलाम का नियम का फार्मूला लगेगा 1/4πε0। Q1 की जगह क्या हो जाएगा Q, Q2 की जगह क्या हो जाएगा 2Q, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या दी गई है, L। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा L का स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम लोग मान लिखे किसका, एफ बी का। ठीक, तो जो एफ बी का मान हो जाएगा उसमें भी कूलाम के नियम का सूत्र लगेगा 1/4πε0। Q1 की जगह क्या हो जाएगा Q, और Q2 की जगह क्या हो जाएगा -4Q। ठीक, और जो भी सदिश राशियां होती है वहां पे हम लोग प्लस माइनस नहीं रखते, क्योंकि सदिश राशियों में प्लस माइनस क्या बताते हैं, चिन्ह बताते हैं। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, L, तो यहाँ पे हो जाएगा L का स्क्वायर। तो ये आ गया इन दोनों के बीच का, मतलब इन दोनों की वैल्यू, एफ सी और एफ बी की वैल्यू। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो भैया जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, तो इन दोनों के रिजल्टेंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, एफ नेट का फार्मूला हो जाएगा √FB² प्लस का FC² प्लस 2FB इंटू FC और कॉस थीटा। थीटा की जो वैल्यू है इन दोनों सदिशों के बीच कोण है वो कितना है, 120 अंश। ठीक, तो यहाँ पे अगर रखो तो FB और FC की वैल्यू रखो, तो देखिए अगर इनकी वैल्यू को ध्यान दें तो चाहे तो आप इनकी पूरी वैल्यू रख सकते हैं, या फिर अगर ध्यान दें तो देखिए पूरा सेम है, 1/4π यहाँ पे क्या है 2Q और यहाँ पे 4Q है अपॉन L², दोनों में सेम है। तो अगर तो देखिए दोनों में अंतर क्या है, अगर हम लोग इसको x माने इसकी वैल्यू को, ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अगर इसको हम लोग माने 1/4π Q × 2Q अपॉन L² को x मान लिया। ठीक, तो यहाँ पे बस क्या है 2 की जगह क्या है 4, तो ये इसका पूरे का क्या है 2 टाइम्स, तो 2 × x को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। ठीक, तो एफ बी की जगह हमने लिख दिया x, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, इसकी जगह एफ सी की जगह क्या रख देंगे, अरे एफ सी की जगह हम लोग रख देंगे x और एफ बी की जगह रख देंगे 2x।
तो एफ बी की जगह हम लोग रख देंगे, एफ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। एफ सी की जगह रख देंगे x, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2, एफ बी की जगह रखेंगे 2x और एफ बी की जगह रखेंगे x। और जो वैल्यू होती है cos 120 की, वो आपको पता होगी कितनी होती है, माइनस का 1/2 cos 120 अंश का मान। तो यहाँ एक दो से तो क्या हो जाएगा, दो कट जाएगा, और यहाँ पे आ क्या आ जाएगा रूट 2x स्क्वायर का 2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर, और यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या आ जाएगा रूट अंदर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंदर 5 में 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक, और 3 तो रूट 3 अंदर आ जाएगा, x स्क्वायर रूट से क्या आ जाएगा बाहर हो जाएगा x। अब x हमने किसको माना था, तो x की वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा रूट 3, x की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह क्या रख सकते हैं q इंटू क्यू, तो इसको हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 2q स्क्वायर और अपॉन का l स्क्वायर। तो ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। इसमें नेट फोर्स आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा एफ नेट की जो वैल्यू आएगी नेट एफ नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी √3 1 या √3 को हम लोग अंदर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको क्या लिख दें 2√3 क्यू स्क्वायर अपॉन का एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा नेट फोर्स ऑन क्यू। अब इसको एक बार और समझ लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें सवाल में बोला क्या गया था कि एक समबाहु त्रिभुज है और उसके शीर्षों, उसके सभी शीर्षों पर क्या आवेश रखे हैं, आपको आवेश दिए गए थे, एक पे प्लस क्यू और एक पे प्लस क्यू दिया गया था, और एक पे प्लस क्यू और एक पे माइनस का 4q और एक प्लस पे 2q, और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, भुजाएं दी गई थी l। तो हमें क्या निकालनी थी डायरेक्शन, तो भैया ये प्लस का आवेश है, प्लस और प्लस आवेश क्या करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, कहाँ उसी लाइन पे, और प्लस माइनस क्या कर देंगे आकर्षित करेंगे उसी लाइन पे। ठीक, और आपको पता है समबाहु त्रिभुज में जो समबाहु त्रिभुज के जो सभी कोण होते हैं वो कितने के होते हैं 60-60 अंश के। ठीक, ये हो गया 60 और ये हो गई सरल रेखा, तो अगर ये इतना 60 है तो एक सरल रेखा के बीच बना कोण कितना होता है 180, तो ये जो बचा कितना 120 अंश का, तो ये कोण हो जाएगा 120 का। अब क्या है, ये FC वेक्टर है, ये FB वेक्टर है, और इनके बीच का हमें कोण भी पता है, हमें क्या चाहिए नेट, मतलब इन दोनों का क्या चाहिए परिणामी। तो परिणामी का फॉर्मूला क्या होता है R बराबर √a² + b² 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे f पर परिणामी f मान लिया, f नेट तो क्या हो जाएगा √fb² + fc² + 2fb fc cos थीटा। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 120। fc और fb के हमने मान निकाल दिया कूलाम के नियम के अनुसार, तो fc का मान क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q1 की जगह क्या हो जाएगा q और q2 की जगह 2q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा l, और यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 की जगह हो जाएगा Q और Q2 की जगह क्या हो जाएगा 4Q, और डिस्टेंस दोनों के बीच की हो जाएगी L स्क्वायर। ठीक, तो ये पूरी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो हमने इसको क्या मान लिया x। अगर इसको आप x मान लेते हैं तो ये क्या है, इसमें बस इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं 2 × 2q, तो ये पूरी वैल्यू सेम रहेगी, केवल 2 एक्स्ट्रा रहेगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2x। ऐसे लिख के हम लोगों ने क्या कर दिया सॉल्व कर लिया। तो FB की जगह रख दिया 2x² और प्लस FC की जगह x² प्लस 2 FB की जगह 2x और FC की जगह x cos 120 का मान कितना होता है -1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ 2x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x² प्लस x² और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 2x², तो 4x² प्लस x² कितना हो जाएगा 5x² और माइनस का 2x² कितना बचेगा रूट के अंदर 3x²। अब देखिए x² से x आ जाएगा, बाहर बचेगा √3x, और x की वैल्यू क्या है मानिए x की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन, q और q का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2q² अपॉन का l²। ठीक, और साथ में इसको लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 2√3q² अपॉन का l²। ठीक, चाहे तो आप इसको नोट कर लें, और या आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब इस पे और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इस पे हम लोग जैसे एक क्वेश्चन, ये सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो बहुत काफी सिंपल क्वेश्चन है।
देख पा रहे होंगे शायद, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दो। जैसे क्वेश्चन है, बराबर द्रव्यमान के गोलों ए व बी को क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान एम ए व एम बी हो तो एम ए तथा एम बी में संबंध होगा। तो आपको संबंध बताना है कि एम ए एम बी के बराबर होगा, एम ए ग्रेटर देन एम बी होगा, एम ए लेस देन एम बी होगा, और एम ए मच मच ग्रेटर देन होगा एम बी से। ठीक, तो आप प्रयास कीजिए पहले अपने मन से एक बार करने का, फिर हम इसे बताते हैं। ठीक, अब ऐसे ये दो गोले हैं ए व बी, एक ही गोला ए और दूसरा गोला है बी। ठीक, ए व बी को आवेश दिया गया क्रमशः, ए को प्लस क्यू आवेश और बी को माइनस क्यू आवेश। ठीक, दिया गया यदि आवेशन के पश्चात एम ए और एम बी हो जाएंगे इनका द्रव्यमान, आवेश देने के बाद इनका जो द्रव्यमान हो जाएगा वो हो गया एम ए और एम बी। ठीक, तो पहले क्या बोला गया कि जो पहले गोले थे तो दोनों का द्रव्यमान बराबर था। जैसे इसका द्रव्यमान भी क्या है, एम है, और इसका भी क्या है, एम। दोनों गोलों के द्रव्यमान क्या है, बराबर। ठीक, अब कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ए टिक कर देते हैं कि एम ए क्या होगा, एम बी के बराबर होगा। उन्हें लगता है कि चार्ज तो सेम है कि भैया इसमें भी प्लस क्यू आवेश दे रहा है, इसमें माइनस क्यू दे रहे हैं। ठीक, तो दोनों क्या है, परिमाण में बराबर है, तो एम ए और एम बी टिक करके चले आते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि पहले दोनों गोलों पे जो आवेश द्रव्यमान है वो क्या है, एम है, बराबर द्रव्यमान के दो गोले हैं ए व बी। ठीक, ए को दिया प्लस क्यू आवेश और बी को दिया माइनस क्यू आवेश। अब देखिए प्लस क्यू आवेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी, और माइनस क्यू का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। जिसको माइनस क्यू देंगे उसमें उतने इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, अधिकता, और जिसको प्लस क्यू आवेश देंगे उसमें उतने इलेक्ट्रॉनों की कमी। आवेशन के बाद इसका द्रव्यमान को क्या दे दिया गया, एम ए बोल दिया गया, और इसके द्रव्यमान को क्या बोल दिया गया, एम बी। अब आप खुद बताएं कि इस पे माइनस क्यू आवेश देने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता। ठीक, और प्लस क्यू आवेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम, और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो एम ए लेस देन क्या होगा, एम बी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, एम ए लेस देन एम बी, यानी इसका जो ऑप्शन सही होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, अब आते हैं, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, एक दो सिंपल क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने इसका डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ा था, कि दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब बल होगा। तो इसका तो आप डायरेक्ट रिजल्ट बता सकते हैं कि भैया जो दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, यदि उन आवेशों के बीच K परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए तो बल का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए हम आपको एक डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा के आए हैं कि माध्यम में बल एफ एम का फॉर्मूला क्या होगा, एफ अपॉन के। ठीक, तो पहले इन दोनों आवेशों के बीच बल कितना लग रहा है, एफ, फिर उसको के परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट हो जाएगा। माध्यम में बल का मान आपसे क्या पूछा गया है, तब बल होगा, तो बल का मान क्या हो जाएगा, एफ बाई के। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक इसी पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन सही है, देख लेते हैं। इसमें क्या है, सेम उसी पे कि दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे, दो बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक K2 हो जाए तब इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल होगा। ठीक, 2022 में पूछा भी गया। तो अब देखिए इसमें जो बल
तो जब हम लोग मानेंगे कि जैसे दो वैद्युत आवेश माध्यम में रखे हैं, जैसे माध्यम में बल हमने माना F, तब इनके बीच फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इनके बीच माध्यम कितना है K1 और दोनों आवेश क्या है मान लिया Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी क्या है सेम। तो भैया बल का फार्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 Q1 Q2 बटे का R स्क्वायर के दो बिंदु आवेश हो गए। दो बिंदु आवेश हमने क्या मान लिए Q1 Q2, दो बिंदु आवेश हमने क्या माने Q1 और Q2, दोनों एक दूसरे से क्या R दूरी पर रखे हैं, ठीक। तब इनके बीच जो माध्यम है परावर्तक वो क्या है K1, ठीक। तो बल का फार्मूला F बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन K1 Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर, ठीक। बल दिया गया, तब बल कितना है F। यदि माध्यम का परावर्तक K2 हो जाए, यदि K1 की जगह माध्यम का परावर्तक हम लोग क्या करते हैं K2 चेंज कर दें, ठीक। तो इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल क्या हो जाएगा, तो हमने जैसे इनके स्थिर वैद्युत बल मान लिया कि जब K1 की जगह K2 कर देंगे तब बल मान लिया Fm, तो इसका फार्मूला लिखेंगे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब परावर्तक की जगह क्या करते हैं K2, आवेश सेम है, ठीक, और उनके बीच डिस्टेंस भी क्या है सेम, तो ये जाएगा K2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन K2 Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर। अब चाहिए तो इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। हमें क्या चाहिए स्थिर वैद्युत बल, यानी हमें चाहिए Fm का मान, Fm की वैल्यू चाहिए। तो Fm की वैल्यू के मतलब क्या कर दें, समीकरण 2 में हम लोग भाग करते हैं किसका, समीकरण 1 का। तो समीकरण 2 क्या है, Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K2 Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर अपॉन भाग दे रहे हैं किसका F का, समीकरण 1 का। समीकरण 1 क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 Q1 Q2 अपॉन का R स्क्वायर। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो Fm अपॉन F बराबर क्या आ जाएगा, ये K1 पहुंचेगा ऊपर तो हो जाएगा K1 अपॉन का K2, तो Fm की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी K1 अपॉन K2 इंटू F, ठीक। ये हो जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो आज हम लोगों ने पढ़े कुछ क्वेश्चंस, अभी स्लाइड में और भी कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग अभी और भी क्वेश्चन लाएंगे, एक इस पे लेक्चर और लाएंगे क्योंकि एक टॉपिक इसमें रह गया। एक टॉपिक होता है कि जब दो बिंदु आवेश रखे हो और तीसरा आवेश लाएंगे तो बल क्या हो संतुलन में, मतलब तीसरा आवेश हम लोग किस में रखें संतुलन में, कि उस पर लगने वाला बल क्या हो, एफ नेट का मान क्या हो जीरो। उससे भी काफी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे दिखा देते हैं कि अगले लेक्चर में ये क्वेश्चन, इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर पे। ये वाला कि दो बिंदु आवेश, एक है 9 इलेक्ट्रॉन और एक है 1 इलेक्ट्रॉन, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, इनके बीच एक आवेश क्यू को कहाँ रखा जाए कि वह किस में हो जाए संतुलन में हो जाए। तो इस पे कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन और हैं, तो वो हम लोग करेंगे इसके अगले लेक्चर में। आज का जो लेक्चर हुआ आई होप आपको समझ में आया होगा।